आज हम लोग का टॉपिक है फ्यूजन रिएक्शंस। BEN ग्राफ हमने बनाया हुआ है। इस BEN ग्राफ में ये हायर बाइंडिंग एनर्जी है और ये लोअर बाइंडिंग एनर्जी है। हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि अगर कोई भी न्यूक्लियस लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इतनी एनर्जी हमको गेन होती है। ये हैवी न्यूक्लियस है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो हमको दो लाइट न्यूक्लियस मिलेंगे और वो लाइट न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी इतना होगा जो कि इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमको एनर्जी मिलती है। इसको जब हम तोड़कर ये दो पार्ट बनाते हैं, वी कॉल दिस प्रोसेस एज फिजन। लोअर बाइंडिंग एनर्जी से हायर बाइंडिंग एनर्जी जाने के लिए हमारे पास एक और प्रोसेस है, एक और रास्ता है इधर से जाने का। इसमें हम इस हाइड्रोजन को कन्वर्ट करेंगे, हाइड्रोजन, दिस इज ड्यूट्रियम या ट्रीटियम। ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, इन दोनों को अगर हम हीलियम में कन्वर्ट कर सकें तो हमको इतनी बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी 7 होती है, हाइड्रोजन की 1, 2 ऐसे होती है, तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी हमको हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में मिलती है। ये वाले अगर हम रिएक्शन करेंगे तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाएंगे, जोड़ने वाले, दैट इज फ्यूजन। तो ये फ्यूजन के न्यूक्लियर रिएक्शन देखिए, ये इस तरह के हो सकते हैं। एक हाइड्रोजन यानी एक प्रोटॉन और दूसरा प्रोटॉन, अगर हम इन दोनों को मिलाएं, पहले फ्यूजन का मीनिंग देखते हैं। फ्यूजन होता क्या है? ये एक प्रोटॉन है, ये एक दूसरा प्रोटॉन है। इन दोनों प्रोटॉन को हमने आपस में ऐसे कंबाइन किया, जैसे ही हम उनको ऐसे आपस में जोड़ते हैं वो न्यूक्लियर फोर्स के कारण एक दूसरे से चिपक जाते हैं और ये दोनों आपस में चिपक कर ड्यूट्रियम बना लेंगे। ये रिएक्शन जब हम करेंगे तो ये रिएक्शन से हमको मिलता है एक ड्यूट्रियम। दो प्रोटॉन नहीं बनते, एक प्रोटॉन हो जाता है और एक न्यूट्रॉन बन जाता है, तो इसका मास 2 और चार्ज 1। तो ये एक ड्यूट्रियम बनेगा और इस ड्यूट्रियम के साथ में एक पॉजिट्रॉन निकल जाएगा, एक चार्ज निकल जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ में एक न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन होता है। अब ये सिंगल हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन बना, इसके पास बाइंडिंग एनर्जी होती है, इसके पास बाइंडिंग एनर्जी नहीं होती, यानी इसका लेवल क्या है? H1 का लेवल यहाँ पर है 0 लेवल और इसका लेवल इससे ऊपर है, तो इसमें कुछ एनर्जी हमको गेन होती है और ये एनर्जी होती है 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एक रिएक्शन बना जिसमें दो छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनेगा और उसमें से हमको एनर्जी मिलती है। अब दूसरा रिएक्शन, अगर ये बहुत ज़्यादा बन गए हैं तो ये भी एक दूसरे से कंबाइन होकर अपने से बड़े वाले न्यूक्लियस बना सकते हैं, अगर हम उसको सही कंडीशन दें, जिस कंडीशन में वो आपस में जुड़ सकें। वो कंडीशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ये दोनों आपस में, ऐसे वाले जितने भी और बनेंगे, ये भी आपस में जुड़ते हैं और ये जुड़कर हमको क्या देते हैं? 1, 2, एक और 1, 2, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और अगला हैवी न्यूक्लियस बनाते। इससे अगला हैवी न्यूक्लियस कौन सा है? 3 वाला, H1, 3। तो ये दोनों मिलकर एक H13 बनाते हैं। इसी तरह से ये 3 और ये 2, दो प्रोटॉन रहते हैं इसमें और ये 3 हो जाता है। अब चूंकि प्रोटॉन 2 हो गए हैं इसलिए इसका नाम बदल के हीलियम हो गया। तो ये इस तरह से, इसको लाइट हीलियम बोलते हैं। नॉर्मल हीलियम का मास 4 होता है, इसका मास 3 है, तो दिस इज ए लाइट हीलियम। ओके, इसमें से एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है और इसमें भी एनर्जी हमको मिलती है और ये एनर्जी होती 3.27। ये कौन सा स्टेप है?
1 से 2 आने का स्टेप, 2 से 3 जाने का स्टेप, तो ये 2 से 3 ये इतना गया और ये एनर्जी हमको मिली, 3.27 एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों को कंबाइन किया है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है? फ्यूजन। और एक रिएक्शन इसमें हो सकता है, ये दो प्रोटॉन मिलके, इसमें प्रोटॉन थे, एक न्यूट्रॉन बाहर निकल गया। ये भी हो सकता है कि इसमें से एक प्रोटॉन फिर से एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए। तो अब ये कैसा हो जाएगा? अगर इसमें से एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन गया तो एक प्रोटॉन बचेगा, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा? फिर से हाइड्रोजन, ऐसा। और ये इससे एक प्रोटॉन निकल गया, ये प्रोटॉन का फॉर्मूला है। और यहां से फिर हमको एनर्जी मिलती है, एंड दिस एनर्जी इज 4.03 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें भी हमने इनको ही कंबाइन किया है, H12 और H12। तो देखिए, जब हम हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो बहुत सारे रिएक्शन उस ढेर में होने लगते हैं। हम उसको बोल नहीं सकते कि ये रिएक्ट करो और ये मत करो। जैसे ये दोनों आपस में रिएक्ट हुए तो यहाँ कौन सा मास बन गया? 2। अब उस ढेर में कौन कौन है? उसमें 1 भी है और 1 भी है। अगर इसमें चाहें तो 1 और आपस में मिलते हैं। अब हमने देखा ये दोनों मिलकर ये वाला न्यूक्लियस भी बना लेते हैं, कभी ये दोनों मिलकर ये वाला न्यूक्लियस भी बना लेते हैं। ये दोनों चीजें हमको मिलती, और इससे ग्राफ से हमको ये पता लगा कि ये दोनों मिलकर जब ये वाला न्यूक्लियस बनाएंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी, ये दोनों मिलकर जब ये वाला न्यूक्लियस बनाएंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी। इस तरह से ये सारे रिएक्शन होते हैं और ये हमको एंड प्रोडक्ट मिलता है। सो दीज आर फ्यूजन रिएक्शंस। अच्छा, ये फ्यूजन रिएक्शन को हम कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन और ये भी एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन को अगर हम आपस में मिलाना चाहते हैं तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि एक प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरे के पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये दोनों रिपेल करते हैं, कौन सा फोर्स लगाते हैं? कूलम्स फोर्स। उस कूलम फोर्स के कारण ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा, अगर हम उनको बहुत नजदीक लाना चाहें तो जब ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, ये प्लस ई प्रोटॉन और ये प्लस ई, ये भी प्रोटॉन, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर हम इनको बहुत नजदीक ले आए, यानी कि इसको चलाकर यहां ले आए और इसको चलाकर यहां ले आए, तो दोनों इतने नजदीक आएंगे, दोनों ऐसे चिपक जाएंगे। जैसे ही चिपकेंगे वहां पर एक कौन सा फोर्स बहुत हावी हो जाएगा उन पर? यस, न्यूक्लियर फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कूलम फोर्स से 10 टाइम्स ज्यादा है। तब ये दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे। लेकिन अगर इनमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस ज्यादा है, अगर इनका डिस्टेंस इतना है, तो कूलम फोर्स तो लग रहा है रिपल्शन का, लेकिन जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो यहां काम नहीं करता, इतने डिस्टेंस पर काम नहीं करता। अट्रैक्शन के लिए डिस्टेंस कैसा चाहिए? बहुत कम, उसके एक डायमीटर के बराबर। तो जब हम यहां पहुंचा देंगे इसको, तभी जाकर ये फोर्स इतना ज्यादा होगा कि फिर वो पकड़े जाएंगे, उसके बाद वो अलग नहीं होंगे। अब यहां तक पहुंचाना एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि ये दोनों लगातार एक दूसरे पे रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनको इतनी एनर्जी दी जाए, इतनी एनर्जी दी जाए कि उस एनर्जी से जब ये वाइब्रेट करे तो एक दूसरे से चिपक जाए। अब दो चीजें हम इसमें देखते हैं। पहला, कितनी एनर्जी देनी है, दूसरा एनर्जी कैसे देनी है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया कि हमको इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें हमारी कैलकुलेशन ये आई कि यहां से हमने कैलकुलेशन किया और हमको करीब करीब इसको मिलाने के लिए 400 keV एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
The energy required to overcome Coulomb's force is calculated. इसके कैलकुलेशन हमने न्यूक्लियस में किए हुए हैं, ग्राफ से भी देखे हैं, और दोनों को अगर एकदम पास लाएंगे, दोनों के रेडियस हमको मालूम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन की है। उससे अगर हम वो डिस्टेंस लेके कैलकुलेशन करते हैं तो कूलम फोर्स से इसकी कैलकुलेशन आती है, इज कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी अगर हम इसको दें तो इसमें इतने ज्यादा वाइब्रेशंस होंगे कि ये एक दूसरे से टकरा जाएंगे। अब इतनी ज्यादा एनर्जी हम कैसे दे सकते हैं? हमारे पास किसी को भी एनर्जी देने का साधन क्या है? तो आंसर है, हम एनर्जी देते हैं पार्टिकल्स को गर्म करके, हीट कर देते हैं। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा है कि जब भी हम हीट देते हैं उसके ऑसिलेशन, उसके वाइब्रेशन बढ़ते चले जाते हैं, उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। RMS स्पीड ऑफ एनी पार्टिकल इंक्रीजेस बाय गिविंग हीट। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो जब हम किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं तो उसको कितनी एनर्जी देते हैं, ये हमने पढ़ा है बाय काइनेटिक थ्योरी। एनर्जी 3/2 kT, ये एनर्जी हम देते हैं। व्हाट इज K? यू नो हियर, इट्स ए कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट का नाम क्या है? K, this is R upon N. R is what? PV is equal to RT, gas constant, और N क्या है? Avogadro number. So for one number energy required is R upon N, that is this K. इस constant का एक नाम है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। Okay, no problem. ये T क्या है? Absolute temperature. ये टेम्परेचर को बढ़ाने से इसकी एनर्जी बढ़ती चले जाती है, बढ़ती चले जाती है। ओके, कितना टेम्परेचर, इतना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ा दें कि उसको वाइब्रेशन की एनर्जी इतनी मिल जाए, तो हमने इतनी एनर्जी दे दी। अगर हम इतनी एनर्जी दे दें तो वो इतनी जोर से वाइब्रेट करेंगे प्रोटॉन कि आपस में मिल जाएंगे। तो हमको टेम्परेचर कितना राइज करना पड़ेगा? ये है एनर्जी गिवन बाय टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी, और ये है हमारी रिक्वायर्ड एनर्जी। सो दिस इज इक्वल टू 410⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये करके हमने T की वैल्यू निकाली, और ये T की वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁹। ये टेम्परेचर आता है। इसका ये मतलब है कि अगर हम उस न्यूक्लियस का टेम्परेचर 10⁹ के आसपास कर दें तो इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी जो किसके बराबर होगी? 400 keV के बराबर होगी। और इतनी एनर्जी जब किसी को मिलेगी तो वो वाइब्रेट करके एक दूसरे के पास जा सकते हैं। उस समय दो सिस्टम, दो प्रोटॉन अगर ऐसे चिपके हों, 2r डिस्टेंस पर हो, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती, और इतनी हम उसको दे रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से, इसलिए वो ऐसे चले जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ये हम लोग जानते हैं। ऐसा हम उछालते हैं किसी चीज को, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होते जाती है, और ऊपर उछालना है और काइनेटिक एनर्जी दो, और ऊपर चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी। तो अगर हमको इतनी एनर्जी देनी है, पोटेंशियल एनर्जी देनी है, तो हम टेम्परेचर इतना बढ़ाते हैं कि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाए कि वो दोनों मिल जाते। तो ये हमने एक कैलकुलेशन की कि अप्रॉक्सीमेटली 10⁹, यानी इतने बिलियन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर हम वो कर देंगे तो ये दोनों आपस में मिलके ये बना लेंगे, और फिर इतनी एनर्जी हमको देंगे। ठीक है, इतनी एनर्जी हमको देंगे, उस एनर्जी के कारण फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, और बाकी के दो न्यूक्लियस वो ज्वाइन हो जाएंगे। फिर उस टेम्परेचर वहां इतना हो जाएगा कि उस टेम्परेचर से एक के बाद एक के बाद एक हाइड्रोजन आपस में मिलता चला जाएगा और हीलियम बनता जाएगा। इट विल बिकम लाइक ए चेन रिएक्शन। क्या चाहिए था? टेम्परेचर। अगर हमने इतना टेम्परेचर दे दिया कि दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस मिल गए, उन्होंने भी एनर्जी दी, तो टेम्परेचर तो और बढ़ गया। उसमें फिर और दो हाइड्रोजन को मिलके
कंबाइन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है उतने टेम्परेचर में, वो कंबाइन होते तो और एनर्जी मिलती है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम चूल्हे में कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं, हम तो एक ही जलाते हैं, एक टुकड़े को हमने जलाया, फिर उससे जो हीट निकलेगी वो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पूरी भट्टी जलने लगती है। वैसे ही हाइड्रोजन के साथ भी होता है। ओके, सो दिस वे दिस टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। अगर हम इतना टेम्परेचर क्रिएट कर सकें तो फ्यूजन होगा और हमको लगातार एनर्जी मिलती चली जाएगी। सो दीज आर दी फ्यूजन रिएक्शन। ये फ्यूजन रिएक्शन कहां पर होते हैं? क्या वाकई नेचर में ऐसे होते हैं? तो आंसर है यस। हमारे यूनिवर्स में एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है स्टार्स। हर स्टार से लाइट निकल रही है, मिलियन बिलियन ईयर से लाइट निकल रही है और आ रही है, और इसलिए हम ये सोचते हैं कि सबके पास एक एक सोर्स है। लाइट कैसे बनेगी? कहीं हीट होगी, उस हीट के कारण चीजें चमकती हैं और उससे लाइट निकलती है। तो वहां पर ये हीट कैसे बन रही है? स्टार्स का एक एग्जाम्पल है सन, और सन से हमको हीट भी आ रही है, दूसरे रेडिएशन भी आ रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर भी एनर्जी है, और उस एनर्जी का सोर्स हमको और कुछ मिलता नहीं है। हमने उसके स्पेक्ट्रम को देखा, उसमें मोस्टली हाइड्रोजन है और हीलियम है। उससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि ये वाला रिएक्शन उसमें भी हो रहा होगा, फ्यूजन का रिएक्शन हो रहा होगा। तो अब हम ये सोचते हैं कि मोस्ट ऑफ द स्टार्स के अंदर जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट सोर्स ऑफ एनर्जी इज फ्यूजन रिएक्शन। ओके, सन के अंदर जो हाइड्रोजन है, हीलियम है, उसको लेकर बहुत सारे रिएक्शन सोचे गए और उसके स्पेक्ट्रम से उनको मैच किया गया। अंदर कितना टेम्परेचर है? सन के अंदर 10⁻⁷ टेम्परेचर है, और जब कोई चीज जलती है तो उसके बाहर का टेम्परेचर और ज्यादा हो जाता है, बाहर का टेम्परेचर 10⁹ भी है। इस तरह से सन का टेम्परेचर में थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन होना पॉसिबल है। हीट के कारण न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए, और सन में वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है। चूंकि है, इसलिए हम ये सोच लेते हैं कि उसके अंदर ये वाला रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो सन के जो रिएक्शन होते हैं उसके लिए हमने सोचा और वो रिएक्शन बनाए। वो रिएक्शन इस तरह के हैं, देखिए। ओके, रिएक्शन इन द सन, बहुत सारे रिएक्शन उसमें होते हैं, जिसमें सबसे जो बेसिक रिएक्शन है, हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से कंबाइन होता है। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस प्रोटॉन होता है, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या बचेगा? प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। ये दोनों मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। प्रोटॉन साइकिल और प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्शन इन द सन। दिस इज प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शंस। प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शंस। अब ये प्रोटॉन प्रोटॉन रिएक्शंस जो हमने डिफरेंट प्रोसेस से स्टडी करके बनाए, उसे देखिए क्या क्या रिएक्शन इसमें हो सकते हैं। तो पहले तो दो प्रोटॉन ये आपस में कंबाइंड होते हैं। प्रोटॉन को इस तरह से लिखा जाता है, ये मिलकर बनाते हैं एक न्यूट्रॉन H12, एक पॉजिट्रॉन इसमें से निकलता है, एक न्यूट्रिनो, और इसमें से हमको एनर्जी मिलती है 0.42। ये रिएक्शन हम लोग ऊपर भी बना चुके हैं। और सन में रिएक्शन होता है, ये जो पॉजिट्रॉन है ये तुरंत कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ढूंढकर, अभी हम पढ़ेंगे कहां से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ढूंढकर ये दोनों एक दूसरे से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एनिहिलेशन होता है, और उस एनिहिलेशन से दोनों गामा में कन्वर्ट हो जाते हैं। गामा रेडिएशन में दोनों कन्वर्ट हो गए, और गामा रेडिएशन में कन्वर्ट होते हैं तो इनके साथ में भी हीट निकलती है,
और वो हीट भी बहुत ज़बरदस्त होती है, दैट इज़ 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हीट होती है। अच्छा, अब उसके बाद इस ढेर में हमारे पास प्रोटॉन भी हैं और ये वाला न्यूक्लियस भी है जिसका मास 2 है। ये दोनों भी उस ढेर में से मिलके आपस में कंबाइन होने लगते हैं, तो एक और तरह का रिएक्शन होता है। दिस इज 1 2, ओके। ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर ये बनाते हैं लाइट हीलियम 2 3 एंड गामा रेज निकलती हैं और इससे हमको फिर एनर्जी मिलती है, एंड दिस एनर्जी इज आल्सो वेरी लार्ज एनर्जी 5.49 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये रिएक्शन इसमें होते रहते हैं और हमको मिलता क्या है इसके एंड में, पहले 1 1 1 1 मिलके क्या बने 1 2, और फिर ये 1 2 इसे एक और 1 को मिलके क्या बनाता है 2 3 लाइट हीलियम। अब दो लाइट हीलियम फिर आपस में मिलते हैं, तो हीलियम का स्टेबल आइसोटोप कौन सा होता है 2 4, ये उसका स्टेबल होता है। अच्छा, अब इसके बाद एक रिएक्शन होता है विच इज दिस, ये जब बहुत सारे बन जाते हैं तो ये एक हीलियम एक दूसरे लाइट हीलियम के साथ कंबाइन होती है और ये कंबाइन होकर ये हमको देती है He 2 4 प्लस H 1 1 प्लस H 1 1, और इसमें से बहुत एनर्जी निकलती है, दैट इज 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसमें से एनर्जी निकली, ओके। अब इसमें ये पार्टिकल कितने आए हैं 2, यहां ये कितना बना था 1, तो हम लोग केमिकल बैलेंसिंग करना जानते हैं और उसी चीज से हमने ये बनाया, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, किया जा सकता है, ओके। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब देखिए यहां पे रिजल्ट हमको कितना मिला, ये 2 ये आ गया। अब इन सबको ऐड कर देते, देखिए 1 1 से क्या बना 2, 2 और 1 से क्या बना 3, और फिर 3 और 3 आपस में मिलके क्या बने 4। ये हमको डबल 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 ये लगते हैं और फिर उनसे ये जो 2 हीलियम बनते हैं वो 2 हीलियम यहाँ आ गए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को ऐड कर देते हैं। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये H1 किससे मल्टीप्लाई किया था 2 से, तो ये हमको कितने मिलेंगे 2H1 और 2H1 टोटल कितने हो गए 4H11। उसके बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, बस बाकी तो ये देखिए H21 बना था, ये इधर आ गया, ये दोनों तरफ आएगा कैंसिल हो गया। और क्या बना था H3, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 पार्टिकल थे, दोनों पार्टिकल यहां आ गए कैंसिल हो गया। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो गया। तो यहां पर ये जो 2 पार्टिकल थे ये किससे मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो गए 1 2, 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो 2, 4 एंड 2 6, 6 में हमको प्रोडक्ट में कितने मिल रहे हैं 2, कम कर दो कैंसल, तो कितने बचे 4, और इससे हमको मिलता है ये हीलियम। सो वी गेट हियर हीलियम, this is 2 4 plus 2 neutrinos, and after this we get
गामा रेज और एनर्जी, कितनी एनर्जी? एनर्जी, इसको डबल किया, इसको डबल किया, इसको डबल किया और इसको सिंगल, सब एनर्जी हमको मिली, टोटल हमको इतनी एनर्जी मिलती 26.7 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अल्टीमेटली हमारे कितने प्रोटॉन या कितने हाइड्रोजन न्यूक्लियस खर्च हुए? 4। और हमको लास्ट में प्रोडक्ट क्या मिला? हीलियम। तो हमने एक इसका शॉर्टकट याद कर लिया, दैट हाइड्रोजन कंबाइन एंड गिव हीलियम। ये फ्यूजन प्रोसेस हुई और इसमें इतनी सारी हमको एनर्जी मिली। दिस इज सपोज टू बी द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन। सन के अंदर ये रिएक्शन इस तरह से होते रहते हैं। तो ये एक स्टेप का रिएक्शन नहीं है, ये इस तरह से 4 स्टेप के रिएक्शन है और उससे हमको ये इतनी सारी चीजें मिलती हैं और इतनी एनर्जी मिलती है। ओके, अगर ये 4 हाइड्रोजन हमको इतनी एनर्जी देते हैं तो एक हाइड्रोजन कितनी एनर्जी देगा पर न्यूक्लियस? 4 से डिवाइड कर लो तो ये कितना आ जाएगा? 6.5 समथिंग, दैट विल बी गिवन बाय 1 हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ये हमको एनर्जी इससे मिलती है। ओके, सो दिस इज सोर्स ऑफ एनर्जी इन द सन, इन द फ्यूजन। हमने एनर्जी उसमें भी स्टडी की थी कि जब हम फिजन करते हैं, यहां से यहां फिजन में हमने U235 इसको फिजन किया था, इसके हमके 2 न्यूक्लियस हमको मिले थे और कितनी एनर्जी मिली थी? अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इन दोनों को कंपेयर करिए, किसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है? किसमें एनर्जी ज्यादा मिलती है? यूरेनियम में। ओके, अब देखिए यूरेनियम का फिजन हमने किया, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिला। कितने ग्राम यूरेनियम खर्च किया हमने? कितने यूनिट मास यूरेनियम के खर्च हुए? 235। 235 यूनिट ने मिलके हमको कितना दिया? 200। तो एक यूनिट मास कितना देगा? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां आ जाइए, कितने यूनिट मास खर्च हुए? 4। कितना दिया? तो एक यूनिट कितना देगा? 6। उसमें एक यूनिट कितना दे रहा है? एक यूनिट कितना दे रहा है? लेस देन 1। उसमें कितना दे रहा है? मोर देन 4। तो कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन ज्यादा एफिशिएंट हुआ? फिजन कि फ्यूजन? फ्यूजन, हाइड्रोजन को मिलाकर। तो ये हमने देखा कि हाइड्रोजन को मिलाकर सिर्फ 4 पार्टिकल हमको 4 पार्टिकल 26 देते हैं, 4 यूनिट। तो ये एक का कितना आया? 6.5 और वहां पर हमने देखा एक का कितना आया? लेस देन 1। इतना डिफरेंस है। सो दिस गिव्स a lot of energy, 6 times more than the fission. So fusion is more efficient. One unit mass, 6.7 million electron volt. Fusion, 1 unit mass, approximately 1 million electron volt. तो फ्यूजन और फिजन, यूरेनियम का फ्यूजन और
हाइड्रोजन का फिजन। कौन ज्यादा एनर्जी देता है? हाइड्रोजन का फ्यूजन ज्यादा एनर्जी देता है। तो याद रखिए, फ्यूजन इज मोर एफिशिएंट प्रोसेस। दूसरा, ये प्रोसेस में और हमारे पास बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज होंगे? तो सबसे बड़ी चीज, इसमें किसी भी तरह का रेडिएशन लीक आउट नहीं होता। रेडिएशन लीक आउट नहीं होता क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती। हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बन गया, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है। सो नो रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसमें वेस्ट मटेरियल कुछ नहीं बनता है। यूरेनियम में जब हम फिजन करते हैं तो हमको क्या मिलता है रिजल्ट में? हमको बेरियम मिलता है, क्रिप्टॉन मिलता है, जेनॉन मिलता है, और ये सब के सब कैसे मटेरियल हैं? रेडियो एक्टिव। ये फिर से रेडियो एक्टिविटी दिखाते हैं और गामा रेज उनसे निकलती रहती हैं। सो दोज आर वेरी डेंजरस, दैट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जब आप मिलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या बन जाएगा? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे? वाटर। सो देयर इज नो हार्म इन दैट। इस तरह से हाइड्रोजन में कोई भी हमको रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं मिलता। ये दूसरा, यूरेनियम की हमने स्टोरी पढ़ी थी। यूरेनियम इज वेरी डिफिकल्ट टू अवेल, मिलता ही नहीं है। इंडिया में U-238 मिलता है, U-235 नहीं मिलता। देयर आर ओनली फ्यू कंट्रीज विच आर हैविंग U-235, नंबर 1। नंबर 2, देयर स्टॉक इज ऑल्सो लिमिटेड। एक दिन उनका यूरेनियम भी खत्म हो जाएगा। अगर हम बर्निंग करते रहेंगे तो वो यूरेनियम भी खत्म हो जाएगा। तो उसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन को सोचिए। हाइड्रोजन का स्टोर कौन है? पानी, और पूरी दुनिया में पानी भरा हुआ है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो कभी भी खत्म नहीं होगा। सो सेकेंड, हाइड्रोजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी। तो ये जो है नो रेडियो एक्टिव, इसके लिए ना हम इसको कहते हैं दिस इज ए क्लीन फ्यूल। हाइड्रोजन इज ए वेरी क्लीन फ्यूल। वैसे भी अगर हम केमिकल लेवल पर हाइड्रोजन को जलाकर H2O बनाते हैं तो वो भी हमको बहुत एनर्जी देता है, पर वो एनर्जी कितनी होती है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होती है, दैट इज वेरी लेस। और जब हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्शन करते हैं, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी, तो ये मिलियन इलेक्ट्रॉन में होती है, विच इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू बर्निंग। ओके, तो हाइड्रोजन हमको अवेलेबल बहुत होता है और ये क्लीन फ्यूल हमको देता है। ये इसके क्लियर कट एडवांटेज है। इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि इस प्रोसेस को करने के लिए हमको बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, वेरी हाई टेम्परेचर, और वो हाई टेम्परेचर के लिए हमको प्रॉब्लम होता है क्रिएट करना। दूसरा, जब ये प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट हो गई, हाइड्रोजन जलनी शुरू हुई, तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अपने ही टेम्परेचर से और जलती चली जाएगी। हम उसकी सप्लाई, हम क्या कर सकते हैं? हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। जो हाइड्रोजन का स्टॉक है एक ढेर में, उस पूरे के पूरे हाइड्रोजन को डिस्ट्रॉय होना ही है, तभी ये प्रोसेस रुकेगी, नहीं तो नहीं रुकेगी। टू दिस एक्सटेंट हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोसेस इज वेरी डेंजरस। समझ में आया कि ये स्टार्ट होने के बाद फिर रुक नहीं सकती है। फ्यूजन को हम सेफ्टी ट्यूब डाल के रोक सकते हैं, फ्यूजन को नहीं रोक सकते। ओके, सो ये इसके प्रॉब्लम्स हैं। कैन नॉट बी स्टॉप्ड जब तक पूरी हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद इसमें ओके
ये इसके एडवांटेज हैं। हाँ, ये पहला मेन एडवांटेज तो हम लिखना ही भूल गए, दिस इज मोर एफिशिएंट, दिस इज मोर एफिशिएंट, दिस इज ए क्लीन फ्यूल, कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है और अवेलेबिलिटी इसकी प्लेंटी में। दीज आर द एडवांटेजेस। सो दिस इज आवर फ्यूल फॉर द फ्यूचर। आने वाले भविष्य में इसको ही हम यूज करेंगे फ्यूल के लिए। ओके, तो ये है हाइड्रोजन का फ्यूजन। अब इसमें एक छोटी सी चीज और पूछी जाती है या पूछी नहीं जाती है, वी वुड लाइक टू नो कि आफ्टर ऑल हमने फिजन की एक प्रोसेस पढ़ी है, उस प्रोसेस को हमने पूरा पढ़ा है कि रिएक्टर में रिएक्शन कैसे होता है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स थे, उन प्रॉब्लम को हमने कैसे सॉल्व किया, कंसंट्रेशन बढ़ा के और उसमें मॉडरेटर लगाकर, कंट्रोल रॉड्स लगाकर हमने उसको बनाया और रिएक्शन कराया। हाइड्रोजन में जब हम एनर्जी लेना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजन से एनर्जी लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि उसका टेम्परेचर इतना हाई कर दिया जाए कि वो एक दूसरे से टकराए। उतना टेम्परेचर हम कैसे हाई कर सकते? उतने टेम्परेचर को लाने के लिए हम क्या प्रोसेस लगाएं कि वो उतना गर्म हो जाए? क्यों? क्योंकि उतना गर्म करने के लिए हमारे पास कोई फ्यूल नहीं है जो हाइड्रोजन को इतना गर्म कर दे। किस फ्यूल का अपना टेम्परेचर 10 टू द पावर 9 होगा जो कि हाइड्रोजन को उतना गर्म करेगा? तो ऐसा कोई फ्यूल नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर हम हाइड्रोजन को उतना गर्म करेंगे तो किस में रख के गर्म करेंगे? बर्तन कहाँ से लाएंगे? जिस चीज में रखेंगे वो चीज खुद ही 5000 10,000 टेम्परेचर आते आते वेपोराइज हो जाएगी। तो उसको हम रखेंगे किस में? 1 बिलियन टेम्परेचर लाने के लिए। ये दोनों प्रॉब्लम मेन प्रॉब्लम है। इसीलिए ये थ्योरी की बात ज्यादा लगती है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं लगता है, पर इसको हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? हाइड्रोजन को जब हम बहुत गर्म करते हैं तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन छिटक के बाहर निकल जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन उसमें से इजेक्ट हो गया तो बाकी जो बचेगी हाइड्रोजन, उसका चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। ओके, जब ये गर्म होते जाएगी और इस तरह से आयोनाइज हो जाएगी तो वो वाली जो स्टेज है उस स्टेज को हम कहते हैं प्लाज्मा। तो हाइड्रोजन किस स्टेट में पहुंच जाती है? प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? वेरी हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन विच इज आयोनाइज्ड। ये प्लाज्मा स्टेट है। तो पार्टिकल उसके कैसे हैं? चार्ज पार्टिकल है। उन चार्ज पार्टिकल को हमने एक स्पेस में भेजा और उस स्पेस में हमने उसकी मैग्नेटिक बॉटलिंग की। मैग्नेटिक बॉटलिंग किस तरह से करते हैं कि यहां पर हमने एक कॉइल लगाई, इस कॉइल में और इस कॉइल में करंट फ्लो कराई, इन दोनों में करंट फ्लो कराई तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बन गई। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां पर हमने प्लाज्मा को भेजा, उस प्लाज्मा में पॉजिटिवली चार्जेस हैं और उनके पास वेलोसिटी है। हमको एक नियम मालूम है कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यहां ऐसा मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो क्या करता है? वो मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ ऐसे घूमना शुरू कर देता है। तो ये जो पार्टिकल यहाँ आता है ये ऐसा घूमना शुरू कर देता है, इधर जाता है फिर पलट जाता है, फिर इधर घूमना शुरू कर देता है, फिर यहाँ जाता है फिर पलटकर इधर घूमना शुरू कर देता है और वो उसमें ट्रैप हो जाता है। सर्कल में घूमेगा तो बाहर नहीं जाएगा। इस तरह से गैस के पार्टिकल, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस में ट्रैप हो जाते हैं। इधर से तो हम भेजते हैं, यहाँ से भेजते हैं, यहाँ से भेजते हैं हाइड्रोजन को, पर ये हाइड्रोजन इधर और इधर निकल नहीं सकती। ये पूरी कैसी हो जाती है? यहाँ पर ट्रैप हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ घूमता है। इस तरह से यहाँ पर ये ट्रैप हो गई और ये फिनोमिना क्या कहलाता है? मैग्नेटिक बॉटलिंग।
किसकी होती है? ये प्लाज्मा की, पॉजिटिव पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, ठीक है। और ये जो पार्टिकल घूमते हैं इनका नेचर होता है कि ये कम वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाना चाहते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है तो यहाँ से घूमकर वो यहाँ जाते हैं, घूमते 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 इनर्शिया के कारण इधर पहुँचते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रांग है, इधर वीक है, तो ये पलट के फिर इधर आते हैं, फिर यहाँ से पलट के इधर जाते हैं, बिकॉज देयर टेंडेंसी इज टू गो फ्रॉम स्ट्रांग टू वीक, स्ट्रांग टू वीक, इसीलिए वो इस जगह पर सब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया? स्टोरेज। अब इसका टेम्परेचर 10 टू द पावर 9 पहुंचाना है। किस चीज से 10 टू द पावर 9 तक हम इसको गर्म कर सकते हैं, इस हाइड्रोजन को? तो हमारे पास और कोई दूसरा साधन नहीं है, लेकिन हमारे पास ये वाला साधन है, यूरेनियम। और फिजन तो हमको करना आता है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो स्पेस है इस स्पेस में फिजन करा देते हैं U-235 का, यानी यहां पर एक छोटा सा बॉम्ब चला देते हैं, फिजन बॉम्ब, यूरेनियम का बॉम्ब। वो जब बॉम्ब चलता है तो उसका टेम्परेचर 10 टू द पावर 7 को क्रॉस कर लेता है। वो इतनी हीट पैदा करता है कि हाइड्रोजन उस हीट में आपस में जुड़ना शुरू कर देती है उस टेम्परेचर। तो हमने एक छोटा सा यहां पर फिजन किया, उसके कारण इतना टेम्परेचर हो गया कि हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होने लगी, और इस तरह से यहां पर हाइड्रोजन को फ्यूज कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी कैन फ्यूज हाइड्रोजन एंड गेट दी एनर्जी। बस एक बार उसने टेम्परेचर लाना है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो इतनी हीट पैदा होगी उस हाइड्रोजन के कंबाइन होने से कि वो अपनी ही हीट से अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी, और उसका टेम्परेचर फिर बढ़ता ही चला जाएगा। एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द कंप्लीट हाइड्रोजन गेट बर्न्ट अप, पूरी फ्यूज हो जाएगी। और ये इतनी ज्यादा हीट होती है कि एटमॉस्फेयर अनकंट्रोलेबल हीट होती है और ब्लास्ट हो जाता है। दिस ब्लास्ट इज नोन एज हाइड्रोजन बॉम्ब। अगर ये अनकंट्रोलेबल ब्लास्ट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉम्ब। और इसकी एनर्जी कितनी होगी? अभी आपने कैलकुलेट की, यूरेनियम के कंपैरिजन में इसकी एनर्जी कितनी होती है? 6 to 7 टाइम्स। तो हाइड्रोजन बॉम्ब यूरेनियम बॉम्ब से ज्यादा पावरफुल होता है, 6 to 7 टाइम्स ज्यादा पावरफुल होता है। ओके, सो दिस इज फ्यूजन, फ्यूजन एनर्जी व्हाट इज यूज्ड इन सन। If we use it for construction, it is a very neat and clean fuel. ये एनर्जी सबसे अच्छी एनर्जी मानी जाती है और मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। इसीलिए ये नेचर ने अपने लिए रखी है। नेचर इसको सन में यूज करता है, बाकी सब स्टार्स में यूज करता है, बिकॉज दिस इज बेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी। ओके, सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट फिजन एंड फ्यूजन। अब अगली चीज हम लोग इसमें स्टडी करेंगे न्यूक्लियस में, दैट इज रेडियो एक्टिव।